गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल विवेक एजुकेशनल हब पे। दोस्तों, कल जो है हमने मानचित्र, ग्लोब, अक्षांश इस सब के बारे में अध्ययन कर चुका है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो देशांतर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें, अभी क्लास 6 का एनसीईआरटी जो है एसएसटी का ये चल रहा है, जिसका ये पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का पार्ट 2 है, जिसमें देशांतर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि देशांतर क्या होता है। अगर आपको इसी तरीके का एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी घर बैठे सारी जानकारी मिलती रहे। देखिए, पहला जो इसमें पॉइंट है वो देशांतर है। अक्षांश अगर आप नहीं देखें तो इसके बाद जाकर इस वीडियोस को, पीछे वाले जो वीडियोस हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं देशांतर की कि देशांतर क्या होता है। तो अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे ग्लोब का अवलोकन कीजिए। आप पाइएगा कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं। मतलब ये कि जब आप ग्लोब पे ऐसे घूमोगे तो आप जरूरी नहीं है कि एशिया के मार्ग से ही जाएंगे। आपकी इच्छा होगी तो आप अफ्रीका के मार्ग से भी जा सकते हैं। वही चीज यहाँ पे बताया गया है, और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय, है ना, यमोत्तर, जिसको अगर इंग्लिश में बात करें तो मेरिडियन ऑफ लैट्यूड्स कहा जाता है। ये अर्धवृत्त है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। मतलब एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जो है ये देशांतर आपको पहुंचाने का कार्य करती है। आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। हम इससे पिछले क्लास में भी आपको बोले हुए थे कि आपको कमेंट करना है कि पृथ्वी जो है कितनी डिग्री झुकी हुई है। जब भी आप ग्लोब्स वगैरह देखते हैं या ग्लोब्स के बारे में हम आपको बताए थे, उसमें हम आपको बताए थे। अब आपको कमेंट करना है कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगाती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है। कहने का कथन ये है कि आप एक ग्लोब ले लो और वहां पे आप एक लालटेन या एक कोई कैंडल जला दीजिए, जिससे रोशनी जो है, ग्लोब आप ले लीजिए और एक कैंडल जला लीजिए। कैंडल का गौर कीजिएगा, जो लाइट है वो आपके ग्लोब पे पड़ेगा, है ना। और जरूरी नहीं कि वो कैंडल का लाइट है वो आपके पूरे ग्लोब पर पड़ेगा, कोई एक ही दिशा में पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे बताया जाएगा। इसे सरलता से समझने के लिए टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है जो पृथ्वी को प्राकर्षित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातः काल है, अन्य स्थानों पर मध्य, संध्या या रात्रि है। अर्थात कहने का कथन ये हुआ कि आप जो ग्लोब लोगे, ग्लोब के आसपास जो लाइट जलाओगे, तो पूरे ग्लोब को तो अंधेरा करेगा नहीं। क्या पूरे ग्लोब को अंधेरा करेगा? नहीं करेगा। तो जैसे जैसे आप ग्लोब को घुमाओगे, जिस दिशा में घुमाइएगा, देखिएगा कि वहां पे लाइट आएगा, और दूसरी डायरेक्शन में आप जब देखोगे तो वहां पे लाइट नहीं आएगा। तो कहने का कथन ये है कि जहां लाइट आएगा वहां सुबह है, जहां लाइट नहीं आ रहा है वहां क्या है? रात है। वही चीज है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, अन्य देश में मध्याह्न भोजन का समय होता है, और किसी तीसरे देश में रात्रि भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। आइए देखें यह कैसे होता है। कहने का कथन कि अगर मान लीजिए कि हमारे देश में, भारत में अगर दिन है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे देश में भी दिन ही हो, है ना। भारत में दिन है तो हो सकता है किसी देश में शाम हो, किसी देश में रात हो, किसी देश में सुबह होने वाला हो। तो ये चीज जो है हो सकता है। जैसे हम आपको बताए हैं कि किस तरीके से मैप पे जो है, जो आप ग्लोब वगैरह देखोगे तो उस पर जो लाइट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग है ये।
देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यामोत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीन यामोत्तर भी कहते हैं क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक किसे मानी जाएगी, तो वहां पे आपको बोलना होगा। हाँ, इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में भी अंकित किया जाता है। कितने डिग्री के देशांतर में? तो 0 डिग्री के। यदि आप ध्रुव में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को भी डिग्री से मापा जाता है। पश्चिम हो या पूरब, इसका मान 0 डिग्री से 180 डिग्री तक बढ़ता है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे 0 डिग्री से ये बढ़ता जाएगा, 180 डिग्री तक ये जाएगा। तथा इसमें पश्चिम से पूरब तथा पूरब से पश्चिम वर्णों को जोड़ा जाता है। उदाहरणार्थ, पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है, जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूरब और टोक्यो का 140 डिग्री पूरब है ना। सब देश जो है अलग अलग डिग्री पे है। कभी कभी हमें ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे ध्यान रखें तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जब आप पढ़ते हो तो एक एक पॉइंट्स को आप छोड़ नहीं सकते हो, सभी पॉइंट्स को आपको पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देशांतर के यामोत्तर को ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूरब एक ही देशांतर है, इसलिए इसे देशांतर को पश्चिम या पूरब न लिखकर 180 डिग्री ही लिखा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 180 डिग्री क्यों लिखा जा सकता है, तो वहां पे आपको आंसर लिखना होगा। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। 2 निर्देशांक कब होते हैं? तो अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर मिलकर 2 निर्देशांक होते हैं। इसके साथ आप पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम हैं। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूरब देशांतर पर स्थित है, तो आप भली भांति समझ सकते हैं, यद्यपि यह डिग्री अनुमानित रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं। नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर का यामोत्तर को दर्शाती है। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती है, जिसे ग्रिड रेखाएं भी कहते हैं। ग्रिड रेखा किसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जब यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 3 लकीर हमारे पास आपको देखने को मिलेगा। पहला जो आप इस तरीके का लिखोगे, ये आपका भूमध्य रेखा है, हम पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। और ये जो है आपका ग्रीनिच यामोत्तर, इसको ही बोलते हैं। ये जो है आपका पश्चिमी गोलार्ध है ना, जो 2 लाइन आप देख रहे हो, ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये पूर्वी गोलार्ध है। इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाला पूर्वी गोलार्ध। और अगर इसमें बात करें तो ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यह चित्र दर्शाता है कि कैसे प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को पश्चिम गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, जबकि भूमध्य रेखा को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। वास्तव में ग्रीनिच यामोत्तर पहली ज्ञात प्रमुख यामोत्तर रेखा नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के यामोत्तर भी थे। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामोत्तर थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था और यह उज्जैन के मध्य से गुजरती थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलीय वाल्मीकि भी यहाँ रहे और अपना कार्य किया। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये मैप, इसके बारे में जानते हैं। तो उज्जैन प्रमुख यामोत्तर का प्राचीन खगोलीय विद्या
में उपयोग किया जाता था। वृत्त से अंकित किए गए नगरों का खगोलीय ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, जो यामोत्तर पर नगरों के आधुनिक नाम उनके प्राचीन नामों के साथ किया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये जो आप देखिएगा तो इसमें दिल्ली है ना, जैसे कुरुक्षेत्र हुआ, उसके बाद रोहताक हुआ, तो ये सब जो है पुराने जो थे उसको इस तरीके से जो है बांटा गया है ना, जिसमें आप देखिएगा प्राचीन नगर को गोला किया गया है, आधुनिक नगर को आपको जो है डैश स्क्वायर के रूप में आपको दिया हुआ। जैसे चेन्नई आप देखते हैं स्क्वायर है, ये चूंकि आधुनिक है। बेंगलुरु स्क्वायर है, मुंबई स्क्वायर है, कोलकाता स्क्वायर है, दिल्ली स्क्वायर है। उसी तरीके से अगर आप कुरुक्षेत्र को देख लो, रोहताक को देख लो, मंगला वगैरह नगर जो है उसको देख लीजिए, तो ये सब जो है आपको सर्कल में देखने को मिल जाएगा। अब ये चूंकि भारत का मानचित्र है, जिसमें अब बात करते हैं कि समय क्षेत्र क्या है या टाइम जोन को समझना कैसे इसको समझा जाता है। कई बार एग्जाम में टाइम जोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि भैया आखिर ये है क्या। हाँ, तो ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूरब की ओर घुमाइए। ग्लोब को पश्चिम से पूरब की ओर घुमाना है। इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। हम आपको बोले थे कि पीछे कमेंट कीजिए, तो एक चक्कर पूरा करने में जो पृथ्वी है वो कितना समय लेता है? 24 घंटा। यह पूरा चक्कर 360 डिग्री है, अतः इसका अर्थ है प्रति घंटे 15 डिग्री। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ग्लोब है वह या जो पृथ्वी हमारी है वह एक घंटा में कितना डिग्री घूमती है? तो भैया 15 डिग्री घूमती है। कैसे घूमती है? तो चूंकि 24 घंटा होता है और 360 डिग्री इसको घूमना है, तो 360 बटा 24 कर दीजिएगा तो आपका 15 डिग्री निकल जाएगा। अब प्रत्येक 15 डिग्री का देशांतर के यामोत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य यामोत्तर से पूरब की ओर जाते हुए 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 डिग्री पूरब तक पहुंचते हैं। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो प्रत्येक 15 यामोत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लीजिए कि ग्रीनविच पे 12 बज रहा है, ग्रीनविच पे 1 बज रहा है ना, तो पश्चिम में कितना बज रहा होगा, पूरब में कितना बज रहा होगा, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रत्येक 15 यामोत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है। यदि 15 डिग्री पूरब पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूरब पर दोपहर 2 बजे होंगे। इसी प्रकार क्रमशः समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर यह विपरीत होता है। अब मान लीजिए कि ये पूरब की तरफ बढ़िएगा तो इधर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? घटेगा। वही चीज यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ देखिएगा तो लिखेगा कि 30 डिग्री पूरब पर दोपहर 2 बजे होंगे। इसी क्रम से आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। उदाहरण, यदि 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय 11 बजे है तो 30 डिग्री पर 10 बजे होंगे और इसी प्रकार समय जो है घटता जाएगा। मतलब आप जितना भी पश्चिम जाइएगा उतना क्या होगा? समय घटेगा। पूरब जाइएगा तो समय बढ़ेगा। वही चीज है। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों का उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर हम इससे पता लगा सकते हैं कि कितना बज रहा है, लेकिन अगर आप कहोगे कि 100% सिक्योर किसी दूसरे देश के लिए हो या किसी देश के लिए हो, तो वो 100% सिक्योर आप नहीं ले सकते हो। इसी कारण अधिकतर देश इनके मध्य से गुजरने वाले यामोत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या EIST, ग्रीनिच, जिसे ग्रीनिच मीन टाइम या GMT भी कहा जाता है, पर स्थानीय समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है ना। तो इस पे आप जो है आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि कितना मिनट आगे है, तो भैया 5 घंटा 30 मिनट आगे है। गुजरात और असम में बैठे दो मित्र पुनः विचार चर्चा करते हैं।
इस उदाहरण का उपयोग स्थानीय समय और मानक समय के अंतर स्पष्ट करने के लिए कीजिए। अब देखिए, दो दोस्त आपस में बात करें, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। यदि सभी मानक समय क्षेत्र से गठित किए गए हैं जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं, यदि 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती है। ऐसा इसलिए कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है और मानचित्र के कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनके मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT से जोड़े अथवा घटाए जाते हैं। जैसे आप देखिएगा तो ये जो आपका ग्रीनविच का समय है, इस तरीके से देखिएगा, ये घूमता फिरता हुआ समय है ना। तो घूमता फिरता क्यों समय है? क्योंकि इसको सभी मानदंडों को पूरा करते हुए जो है इसको खींचा गया है। इसी प्रकार 1.9 जो चित्र है में भारत पर केंद्रीय ग्लोब पर कुछ देश के GMT के संबंध में मानक समय दर्शाता है। ग्रीनिच एक स्थिर मुख्य यामोत्तर जिसके विपरीत की रेखाएं लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? तो ग्रीनिच पर स्थित मुख्य यामोत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जा सकता है। जैसे कि आप मानचित्र में देख सकते हैं कि +12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन, मान लीजिए सोमवार से रविवार, घटाएंगे। यदि आप पश्चिम से की ओर से पार करते हैं तो आप एक दिन रविवार से सोमवार जोड़ेंगे। हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन यह कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। जैसे आपको यहाँ बताया है ना कि कैसे टेढ़ी मेढ़ी होकर ये गुजरा हुआ है, इस तरीके से देख रहे हैं ना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कभी यहाँ से ये ऐसे आया, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे घुमा, है ना। तो ये मानक समय रेखा को ये पूर्ण करती है। ये हमारा जो है ग्लोब है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, को दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्र के मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह होते हैं। पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि मानचित्र के प्रमुख 3 घटक कौन कौन से होते हैं। तो भैया दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है जिसको अक्षांशों और देशांतरों के 1 डिग्री पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही सही परिभाषित किया जाता है, जो पीछे बताया है आपको। देशांतर के समय निर्धारित किया जाता है और समय क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य यामोत्तर से विपरीत लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में 1 दिन का परिवर्तन होता है। ये कुछ पॉइंट्स थे। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो बना सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 1-1 मिनट जो है रोक रहे हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और इसका इजीली आप इसको बना सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका जो है वीडियो जो देखे हैं, जो आप पढ़े हैं, उसके रिगार्डिंग जो है ये जानकारी है, इसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आंसर है। आप घर बैठे भी इसको बना सकते हैं। इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो आज
खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे कल नए चैप्टर, जो सेकेंड चैप्टर है, इसके साथ। आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उससे रिलेटेड भी वीडियोस आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के कंटेंट्स लगातार लाते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इतने देर आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।